हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। सो अब तक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर में हमने काफी कुछ चीजें देख ली है ना। साइंटिस्टों के नाम, सेल की डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें क्या होती हैं। और फिर से सेल थ्योरी, सेल हाइपोथेसिस, ठीक है। रडोल्फ विर्को ने कैसे मॉडिफाई किया, काफी कुछ चीजें देखी। और फिर से नेक्स्ट जो सेशन आया था हमारा सेकेंड वाला लेक्चर, उसके अंदर क्या देख लिया था। उसके अंदर हम लोगों ने ये एक डायग्राम बनाया था और डायग्राम के बेसिस पर हम ये जान पाए थे कि भाई ये पहचानना सीखे थे कि अगर कोई सेल हमें दे दिया जाए, ठीक है, सो उस सेल को देख के हम कैसे बताएंगे कि हाँ कौन सा सेल प्रोकैरियोटिक है, कौन सा सेल यूकैरियोटिक है, ये चीजें। फिर से साइज और शेप्स देखे थे हमने। अब आज के लेक्चर में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को एकदम डिटेल में अच्छे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगेन फिर से वही बात बोलना चाहूंगा, एकदम शिद्दत के साथ, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए बच्चों लेक्चर का, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। और इस टारगेट को हमें एकदम छोटा बना देना है, ठीक है। इसको कैसे भी अचीव करना है, और वो है हमारा 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में, नीट 2021 में हमें कैसे भी लाना है। बिकॉज हमें अच्छा मेडिकल कॉलेज, अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, क्योंकि हमें बेहतरीन डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमें बेहतरीन डॉक्टर से पढ़ना है। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। हमें बेहतरीन डॉक्टर से सीखना है, हमें बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सीखना है, हमें बेहतरीन कैडेवर वाले लैब में, डाइसेक्शन लैब में डाइसेक्शन करना है। हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए हमारे लिए, तभी जाके हम बेहतरीन डॉक्टर बन पाएंगे। यस, वो अलग बात है कि पढ़ने वाला बाजे भी बजते रहे ना तो वहां भी पढ़ लेता है, लेकिन जब सुविधा सरकार ने दे रखी है, जब गवर्नमेंट ने दे रखा है, जब हमारे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज है, तब क्यों ना भाई उस जगह को हम भी पाएं, ठीक है, राइट। थोड़ा उस जगह का आनंद हम भी क्यों ना ले, राइट बच्चों। तो इसलिए बेहतरीन डॉक्टर की तरफ ये सफर है, इसलिए फील के साथ एकदम हर चीज समझना है। सो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग आज का टॉपिक, प्रोकैरियोटिक। देखो, प्रोकैरियोट्स बोलूं चाहे मैं बैक्टीरिया बोलूं, बात बराबर है, दोनों के सेल में कोई उतना ज्यादा अंतर नहीं है बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी में एक लाइन आपकी लिखी गई है कि जो प्रोकैरियोट में जो सेल बाउंड्रीज है, सेल बाउंड्रीज पहले तो सबसे पहले बनी होती है तीन चीजों से, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से। तो देखो, जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो हर एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी, ठीक है, हर एक प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स है ना, कुछ ज्यादातर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगी, ज्यादातर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी, और कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं भी होंगी, ठीक है। सो ओवरऑल ज्यादातर में प्रेजेंट होगी, तो हम मान के यही चलेंगे कि हाँ भैया ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअली में कुछ में है कुछ में नहीं है, ये सिचुएशन है। समझ पा रहे हो? तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बोल लो या फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बोल लो, तुमको जो मन हो वो बोल लो, दोनों बात बराबर ही है अभी, ठीक है, फिलहाल हाल फिलहाल के लिए। सो देखो, सबसे पहले हम लोग सेल बाउंड्री की डिस्कशन करते हैं। देखो, सेल बाउंड्रीज में सबसे पहले जो चीज आती है बच्चों, वो आती है तुम्हारे पास आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स बनी होती है किसकी? पॉलीसेकेराइड्स की। किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ये कैप्सुलेटेड भी हो सकती है, और अगर कैप्सूल रहा तो ये टफ होगी, थिक होगी, मोटी होगी, ठीक है, तो ये थिक हो जाएगी, ठीक है, राइट बच्चों। और अगर ये स्लाइम लेयर से बना हुआ, स्लाइम से बना होगा, स्लिमी मास से, जेली लाइक स्लिमी मास से बना होगा, तो ये लूज शीट होगा, ठीक है, लूज शीट होगा, स्मूथ होगा। कैसा हो जाएगा? ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। सो ये कंडीशन हो जाएगी। तो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स सबसे पहली आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इट मे बी कैप्सूल, स्लाइम लेयर, ठीक है, अगर कैप्सूल हुआ तो थिक और स्लाइम लेयर हुआ तो लूज शीट। और उसके बाद ये बनी किससे है भैया? पॉलीसेकेराइड से। आई थिंक याद हो गया होगा, फर्स्ट पॉइंट ये था। आउटर सेल बाउंड्रीज में सबसे पहला लेयर यही आता है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है बच्चों, ये वाली लेयर, व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्लाइकोकैलिक्स, राइट बच्चों। यही क्या है? ये है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लेयर की बातें कर लेते हैं जरा। नेक्स्ट लेयर है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल किससे बना होता है? सेल वॉल है हमारे पास ये वाली जो लेयर है, ये, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी, ओके, यहां पर देख लें तो अभी बना देता हूं। ये वाली जो लेयर है, जो येलो कलर से कर रहा हूं मैं,
ये लेयर क्या है? ये लेयर है हमारी सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। और ये बनी है बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकैन से। किससे बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकैन से, राइट बच्चों। अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट लेयर है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बना है लिपिड प्लस प्रोटीन, यानी कि लिपोप्रोटीन से बना हुआ है। बच्चों देखो, ध्यान से सुनो, ये तीनों लेयर्स हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तीनों के अलग अलग फंक्शन है, तीनों के अलग अलग फंक्शन जरूर है, ठीक है, लेकिन ये तीनों एक तरीके से एक साथ प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करते हैं सेल के लिए। बात समझ में आई? ये तीनों एक तरीके से एक साथ प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब आ जाओ, ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन से छोटे छोटे एक्सटेंशंस होंगे, ये एक्सटेंशन ऐसे छोटे छोटे ये एक्सटेंशंस होंगे कहीं कहीं जगह पर ये छोटे छोटे एक्सटेंशंस होंगे। ये एक्सटेंशंस पता है क्या है? These extensions are called mesosomes. तो देखो बच्चों, एक्सटेंशंस कहां पर होगा, किस साइड में होगा? इनटू द साइटोप्लाज्म। ये अंदर के तरफ है ना, सो एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेले, ठीक है, वेसिकल्स, छोटे छोटे वेसिकल्स, ट्यूब टाइप के ट्यूब्यूल्स और लैमेले इज नोन एज मीजोजोम्स और कॉन्ड्रियोइड। और इन्हीं मीजोजोम का जो फंक्शन होता है बच्चों, ये फंक्शन एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा फंक्शन होता है। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करता है ना यूकैरियोट्स में, वैसा फंक्शन यहां पर मीजोजोम करता है प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरियाज में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर रेड मार्क, स्टार मार्क मार रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि which of the following organelles functions like mitochondria in prokaryote, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर विल बी मीजोजोम्स, ठीक है, या फिर कॉन्ड्रॉइड। तो इस नाम से भी याद रखना है, हालांकि कॉन्ड्रॉइड नाम से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है मीजोजोम्स से, तो मीजोजोम्स को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ अगला चीज, ठीक है। तो मीजोजोम्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब देखो यहां पर जो है तुम्हारे पास, यहां पर मेम्ब्रेन पर, सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होंगे छोटे छोटे तुम्हारे क्या? राइबोसोम्स। क्या होंगे? छोटे छोटे राइबोसोम्स एसोसिएटेड होंगे भाई। ये देखो, ये राइबोसोम्स, ये छोटे छोटे है ना, ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं, किससे एसोसिएटेड होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से। ये राइबोसोम्स जो होंगे बच्चों, ये राइबोसोम्स 70S के होते हैं। कैसे बने होते हैं? 70S से बने होते हैं। किससे? 70S से। और ये 70S के दो सब यूनिट होते हैं। कौन कौन से? 50S एंड 30S, ठीक है। ये दोनों सब यूनिट मिलकर बनाते हैं 70S राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S, अब आ जाओ यहां पर अगली चीज है कि बच्चों यहां पर साथ साथ में साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, ये है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होगा सिवाय राइबोसोम्स के। लेकिन वो भी क्या है बच्चों? वो भी मेम्ब्रेनलेस है, राइट बच्चों। सो ये तुम्हारा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल यहां पर नहीं होगा। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखना, यहां पर इस साइटोप्लाज्म में एक और चीज होगी। जो प्रोकैरियोट के रिजर्व फूड मटेरियल्स है, वो कहां पर स्टोर होते होंगे? वो स्टोर होते हैं बच्चों ग्रैन्यूल्स में। तो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में ये छोटे ऐसे कहीं ग्रैन्यूल्स रहते हैं, जैसे कि सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, जैसे कि ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स, जैसे कि तुम्हारा ऑदर, ठीक है, फॉस्फोरस ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो ये सब ग्रैन्यूल्स रहते हैं और इन्हीं में फूड स्टोर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई। सो these are called inclusions body, these granules are called inclusions body। यहां पर मेंशन नहीं है लेकिन लिख लेना, इंक्लूजन्स बॉडीज, ठीक है। सो राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज नाम का एक आपका आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में, उसको देख लेना। तो ये हो गया यहां पर ये। अब अच्छा, यहां पर देखो बीच में आपको जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है क्या बच्चों? बीच में यहां पर जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है। ये जेनेटिक मटेरियल कैसा है? नेकेड है, एक रीजन पर प्रेजेंट है। वो कौन सा रीजन है? वो न्यूक्लियस का ही रीजन है, लेकिन न्यूक्लियस हम उसको पूरी तरीके से बोल नहीं सकते हैं क्योंकि कवरिंग है नहीं।
कवरिंग है नहीं। सो यहां पर न्यूक्लियस तो है लेकिन बिना कवरिंग के है। बात समझ में आ रही है? सो ऐसे न्यूक्लियस को जिसके ऊपर कोई कवरिंग ना हो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, यानी कि न्यूक्लियस विदाउट कवरिंग। ऐसे न्यूक्लियस को हम फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी बोल देते हैं, ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग गीनोफोर भी बोल देते हैं, ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल देते हैं। राइट? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो बोलो बच्चा। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो लिखा भी हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट, न्यूक्लियोलस नहीं प्रेजेंट होता है। राइट बच्चों? तो ये होता है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। अब आ जाओ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के सरफेस पर फ्लैगिला प्रेजेंट होता है। अगर मान लो बैक्टीरिया मोटाइल रहा, उसको चलने की जरूरत पड़ेगी, तो वो चलने में मदद कौन करता है बच्चों? वो मदद करता है फ्लैगिला। वो कौन मदद करता है? फ्लैगिला। दूसरा कुछ और भी सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, पिलाई, फिम्ब्रिए, फिलाई होते हैं, फिम्ब्रिए होते हैं, ये सब भी सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन पिली और फिम्ब्रिए जो है वो चलने में मदद नहीं करते हैं, मोटिलिटी में मदद नहीं करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। ये क्या काम करते हैं? ये जैसे समझ जाओ, जैसे होस्ट ऑर्गेनिजम्स को पकड़ने में एडहेयर करने में मदद करते हैं। ठीक है, स्ट्रीम्स है, जैसे कि पानी में बह रहा है कोई, मतलब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया बह रहा है, तो रॉक्स को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इनको पकड़ने के लिए यूज किया जाता है पिलाई और फिम्ब्रिए। तो 3 सरफेस स्ट्रक्चर मैंने बताया, कौन कौन से? फ्लैगिला, पिलाई और फिम्ब्रिए। जिसमें से फ्लैगिला जो है बच्चों, फ्लैगिला क्या होगा? फ्लैगिला आपका यूज होगा किसमें? मोटिलिटी में। और पिलाई जो होगा वो आपका, और फिम्ब्रिए जो होगा वो पकड़ने में यूज होगा। कोई दिक्कत? तो ये ओवरऑल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर का, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। आप प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बोल दो चाहे बैक्टीरिया बोल दो बच्चों, तो ये ओवरऑल आपका यहां पर उसका है। अब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, अब आप पढ़ोगे। अब नेक्स्ट चीज आता है आपके पास फ्लैगिला का स्ट्रक्चर। सर बताओ फ्लैगिला का स्ट्रक्चर। हालांकि पीली और फिम्ब्रिए की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी पूछा नहीं जाता, तो फ्लैगिला का लेकिन पूछा जाता है। फ्लैगिला का हमें पढ़ना है, तो ध्यान से देखो बच्चों फ्लैगिला का स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो। देखो भाई, फ्लैगिला के अंदर 3 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है बेसल बॉडी। राइट बच्चों? एक पोर्शन होता है बेसल बॉडी, दूसरा पोर्शन होता है हुक, और तीसरा पोर्शन होता है फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। ये फिलामेंट सबसे ज्यादा लंबा पोर्शन होता है इस पूरे फ्लैगिला में। ठीक है, राइट। हुक जो है ये बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट करके रहता है। ये बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट करके रखता है बच्चों। ये बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट करके रखता है। फिलामेंट जो है वो एक सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो कि बना होता है प्रोटीन मोनोमर्स फ्लैगलीन का। फ्लैगलीन क्या ऐसा प्रोटीन है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो 2 टाइप के प्रोटीन पढ़े हो ना, कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब जरा समझना बच्चों, ध्यान से समझना। यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास है, ये मैं बना रहा हूं ये सेल वॉल। ये क्या है? ये कोई, देखो ऐसे कोई सेल है पूरा, ये सेल है। ठीक है, ये सेल है कोई, और जिसमें ये मेरा पूरा ये सेल है, सेल वॉल है। ये सेल वॉल है, उसका सेल का सेल वॉल है। ठीक है, ये सेल वॉल है, ये सेल का सेल वॉल है। राइट बच्चों? ये सेल वॉल है। ओके, यहां पर देखो ये सेल वॉल है। ओके, और उसके बाद यहां पर मैं बना रहा हूं तुम्हारे लिए सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है मेरा सेल मेम्ब्रेन। राइट, ये है सेल मेम्ब्रेन। राइट, ओके ओके, बहुत सही जी। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई यहां पर। ये नहीं लेना चाहिए था मेरे को, हाइलाइटर ले लेता हूं मैं। चलो इसको ले लेता हूं मैं। ये हो गया मेरे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया मेरे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके जी। और यहां पर बीच में छोटा सा मैं बना देता हूं ये न्यूक्लियस। लो, ये न्यूक्लियस हो गया, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, आधा ही सेल मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस। अब बच्चों ध्यान से देखना, बेसल बॉडी में टोटल आपके 2 पेयर की रिंग होंगी। क्या होंगी? 2 पेयर की रिंग होंगी। और वो 2 पेयर की रिंग जिसमें से एक पेयर जो होगा वो होगा सेल वॉल में एम्बेडेड होगा, और एक पेयर की रिंग जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होगी, बच्चों यहां पर
आउटर पेयर की रिंग कौन सी कहलाएगी? आउटर पेयर की रिंग कहलाएगी एल और पी रिंग, जो कि सेल वॉल में एम्बेडेड रहेगी। और बच्चों यहां पर इनर पेयर की रिंग कौन सी कहलाएगी? इनर पेयर की रिंग कहलाएगी एस एंड एम रिंग, जो कि सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहेगी। या जाहिर सी बात है भाई, इनर पेयर कैसे पहचाने हम लोग कि ये इनर पेयर है एस और एम? हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन अंदर के साइड में होता है, ठीक है, अंदर की तरफ होता है, और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो आउटर साइड वाली रिंग जो होती है वो आपकी एल रिंग होती है और पी रिंग होती है, और इनर पेयर जो रिंग होती है वो एस रिंग होती है और एम रिंग होती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है अभी तक? क्वेश्चन ये पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा गया है बच्चों कि यहां पर सबसे लंबा इसमें से पोर्शन कौन सा है? तो आंसर जाएगा फिलामेंट। बस यही क्वेश्चन पूछा गया। कितने पार्ट होते हैं कितने नहीं, तो स्टेट पीएमटी में तो काफी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन नीट में बकायदा यही क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे लंबा पोर्शन फ्लैगेला में कौन सा है? तो फिलामेंट है। राइट बच्चों, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर एक स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इनर पेयर वाली रिंग नहीं पाई जाती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो धसी हुई रिंग है ना, धसी हुई रिंग है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कौन कौन सी रिंग? एस और एम रिंग, ये नहीं पाई जाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। सो ये रहा हमारा अभी का टॉपिक। उसके बाद अब हुआ क्या? अब आया हमारे पास मीजोजोम्स। मीजोजोम्स आप जानती हो, मैंने बता दिया कि एक्सटेंशंस होते हैं इनटू द सेल, एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। राइट, अभी अभी बताया ना। देखो ये स्ट्रक्चर में, यहां पर देखो ये एक्सटेंशन है ना बच्चों, ये वाला एक्सटेंशन, ये वाला एक्सटेंशन, ये क्या है? ये मीजोजोम। इनका फंक्शन जो होता है, ये फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशंस में, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशंस में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में, रेस्पायरेशन में, सीक्रेशन प्रोसेस में, और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। भैया जरा गौर से देखो, यहां पर सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा एक्सटेंड होके बढ़ गया, तो सरफेस एरिया सेल मेम्ब्रेन का क्या हुआ बच्चा? बढ़ गया। यहां पर सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा एक्सटेंड होके बढ़ गया, तो सरफेस एरिया क्या हुआ? बढ़ा। तो सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और साथ में उसके वजह से एंजाइमेटिक कंटेंट भी है वो भी बढ़ता है। राइट बच्चों, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि सियानोबैक्टीरिया में, ठीक है, ये मीजोजोम्स के जगह पर ऐसे ही एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोल देते हैं क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। ये भी एक्सटेंशंस ही होते हैं, किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस ही होते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ एक्सटेंड हुए ही पार्ट होते हैं, लेकिन उनको हम मीजोजोम्स उस टाइम नहीं बोलते हैं। उस टाइम पर हम लोग मीजोजोम्स उसको नहीं बोलते हैं। उनके अंदर हम क्रोमैटोफोर्स नाम का वर्ड यूज करते हैं। ये क्रोमैटोफोर्स क्या है भाई? क्रोमैटोफोर्स बच्चों पिगमेंट्स कंटेन करता है, ठीक है, जो कि तुम्हारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। राइट, ओके। सो ओवरऑल मीजोजोम्स के बारे में मैंने बता दिया आप लोग को। तो दीज आर स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। राइट बच्चा, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। राइबोसोम्स के बारे में बताया मैंने। राइबोसोम्स की एक ही चीज आपको मैंने नहीं बताई यहां पर अभी फिलहाल में, वो थी 15 nm साइज होती है और 20 nm, 15 nm इंटू 20 nm साइज होता है राइबोसोम्स का। बाकी मैंने तुमको देखो डायग्राम में बता दिया, एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। देखो ये वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के साथ ब्लू ब्लू कलर के छोटे छोटे राइबोसोम्स एसोसिएटेड हैं। राइट, राइबोसोम्स एसोसिएटेड हैं। बच्चों बैटरी थोड़ी सी लो हो गई है, जरा सा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, ओके, चार्जर में तो लगा दिया, शायद साउंड भी डिफरेंट होगी, लेकिन चलो अपना लेक्चर खत्म ही हो चुका है, ठीक है। तो वाइंड अप करके पूरा देखते हैं। राइट बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
चलो, तो 15 nm बाय 20 nm साइज होता है इनका, ठीक है। अच्छा, दो सब यूनिट के होते हैं, बता दिया, 50s और 30s, ठीक है। और ये एक साथ अगर प्रेजेंट होंगे तो इनको हम 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बोलते हैं, राइट बच्चों, 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कौन सा होता है? 70s, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। अब एक और चीज मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, वो है पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। देखो, ये राइबोसोम अगर सिंगल मैसेंजर आरएनए से जाके अगर अटैच हो जाते हैं तो और चैन बना लेते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं पॉलीराइबोसोम। और जो पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम के राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन्स, मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन्स के लिए, ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए, राइट बच्चों। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? तो ये था राइबोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है इंक्लूजन्स बॉडी। याद करो, मैंने बताया था ना कि छोटे 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 यहां पर इंक्लूजन्स बॉडी भी होते हैं। ये ब्लू कलर से मैंने छोटे छोटे क्या बनाए थे? इंक्लूजन्स बॉडी। देखो यहां पर इंक्लूजन्स बॉडी तुम लोग को दिया है, ठीक है, ये इंक्लूजन्स बॉडी रहा, ठीक है। सो ये इंक्लूजन्स बॉडी क्या होता है? जिसके अंदर रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। ये रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का इंक्लूजन्स बॉडी में। सो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स बॉडीज, ठीक है। These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. Example, phosphate granules and cyanophycine granules and glycogen granules, right? Okay बच्चों, sorry. Okay, now next portion क्या हो जाता है? That gas vacuoles are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा सा ध्यान ही रख लो आप लोग, ठीक है। ओके, ये भी इंक्लूजन से बॉडी होते हैं, राइट बच्चों। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो ये हुआ आपका आज थर्ड लेक्चर खत्म, ठीक है। सो मिशन याद रखे रहो आप लोग कि दैट 360 आउट ऑफ 360 कैसे भी हमें 4 देना है बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए चाहे जान झोंकनी पड़े, ठीक है। ओके, ये 360 आउट ऑफ 360 मिशन कैसे भी पूरा करना है, राइट बच्चों। कोई दिक्कत? ठीक है। आपको पता है अन अकेडमी पर जब अभी पढ़ा रहा था तो उसमें एक लड़का था, बच्चा था सक्षम, ठीक है। वो देखना, मैं रिजल्ट के टाइम में भी उसका डिस्कशन करूंगा। सक्षम वाजपेयी, वो मेरे क्लास से, मेरे बैच से एक वो बच्चा परफेक्टली सिलेक्शन लेके आ रहा है और हर टेस्ट में बच्चों वो टॉप मार रहा है, हर टेस्ट में टॉप मार रहा है, ठीक है, हर टेस्ट में टॉप मारता है, ठीक है। अब तो अन अकेडमी पर काफी कुछ इशू हो गए, उन लोग का अलग ही पॉलिसी था, है ना, गंदा सा, पता नहीं क्या, ऐसा समझते हैं कि टीचर दलाल हैं, बच्चे लेके आएंगे। अरे हम लोग बच्चे लाने के लिए नहीं ना हुए हैं बच्चों, है ना, हम लोग बच्चे लाने के लिए नहीं ना पढ़ा रहे हैं। हम जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहां पर बच्चे पहले से प्रेजेंट होते हैं, हमें उन्हें पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि हम बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर अन अकेडमी जैसे, या फिर जो भी बोल दो, मैं नाम तो ले रहा हूं लेकिन चलो कोई नहीं, मुझे कुछ से डर नहीं है। अन अकेडमी जैसे ये लोग ऐसे सब प्लेटफॉर्म है जो, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि बच्चे लेके आएंगे टीचर लोग। अरे बच्चों को लाना हमारा काम नहीं है ना बच्चों, हमारा काम है शिक्षा देना, पढ़ाना, ठीक है। ओके, राइट बच्चों। तो इसलिए खैर वो सब तुम लोग के बातों की चीज नहीं है, तो मेरे को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए था इस पर, ठीक है। सो इसलिए अपना टारगेट ध्यान रखो। आपको यूट्यूब पर यहां पर पूरी मैं एकदम जितना हो सके उतना मैं पूरा बायोलॉजी तो पूरी मैं कवर करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम अच्छे से पूरी कवर करवाऊंगा। आपका टारगेट ये नहीं छूटना चाहिए, 360 आउट ऑफ 360 हमें चाहिए तो चाहिए, राइट बच्चों। कोई दिक्कत? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। आज के ये सेशन खत्म। लव यू ऑल बच्चा पार्टी।